हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम दिया गया है क्या, सिलेक्शन सीरीज़। अब ये सिलेक्शन सीरीज़ क्यों क्या गया है, एक्चुअली ये जो सीरीज़ होगी ये एनडीए के लिए होगी, सीडीएस के लिए होगी, सीएपीएफ के लिए होगी। ठीक है, इस सीरीज़ में हम करेंगे क्या, पास्ट ईयर्स के पेपर्स, ठीक, उसके साथ साथ रीसेंट जो ट्रेंड चल रहे हैं वो, और उसके साथ साथ जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे क्या है कि हमारे एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में ना छूटे। हाँ, अब जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आप 8 भी कर लेते हो दैट योर पर्पस इज फुलफिल, आपने इतना पूरा कर लिया। ठीक है, और ये क्या है, इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये सीरीज़ कर लोगे तो यू विल स्कोर अराउंड 80% किसी भी सब्जेक्ट में। जीएटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जीएटी पोर्शन के लिए होगा। तो जीएटी में 80% अगर स्कोर करना है, 80 to 90% स्कोर करना है, तब तो तुम्हें ये सीरीज़ देखना हो। एज यू कैन सी हाउ हैप्पी दे आर, यू कैन सी नो ही इज सेइंग दैट अगर ये पढ़ता नहीं तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। एंड जस्ट लुक एट दिस पीपल, व्हाट इज सेइंग, इंडस रेंजर इंडस रेंजर। ठीक है, इंडस रेंजर की सीरीज़ देख के ही सारे के सारे सेलेक्ट हुए। ठीक है, जोक्स अपार्ट। अब इस सीरीज़ में एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज़ में एक्चुअली क्या है, देखो इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो जैसे मान लो कि कोई भी एक टॉपिक है तो उसकी बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करनी है। ठीक, जैसे फर्स्ट से मान लो कि रॉक्स के बारे में कुछ पूछा जाता है आपसे, ठीक है, तो रॉक्स के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो रॉक्स की पूरी इन डेप्थ हमें स्टडी करनी है ज्योग्राफी में। ठीक, क्योंकि ये एक टॉपिक है, मान लो कि इससे अगर हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं तो इन डेप्थ स्टडी मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट हम इसमें से 8 to 9 क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, इन डेप्थ स्टडी मतलब ये, हमें क्या है कि पूरी की पूरी पेट्रोलॉजी नहीं पढ़नी, पेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ रॉक स्टडी। ठीक है, पेट्रोलॉजी नहीं पढ़नी, हाँ, बट एटलीस्ट इतना पढ़ लेना है कि जिससे कि अगर हमारा एनडीए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनडीए इजीली कवर हो जाए, रॉक्स टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, सेम फॉर द सीडीएस एंड सेम फॉर द सीएपीएफ। ठीक है, तो सीपीएफ के लिए भी होगी, सीडीएस के लिए भी होगी और एनडीए के लिए होगी। और इन तीनों चीज़ों में अगर आप एनडीए दे रहे हो और सीडीएस और सीएपीएफ, ठीक है, इन तीनों के सिलेबस में एक्चुअली क्या है कि जो ज्योग्राफी है वो एनडीए का थोड़ा सा वास्ट है। ठीक, मतलब उसके लिए आपको 11th और 12th की जो बुक है वो थोड़ी सी थॉरोली पढ़नी पड़ती है। सीडीएस इज समवट बिट लॉजिकल, और इस तरीके से सीपीएफ डायनामिक स्टैटिक दोनों चीज़ों को लेके चलता है। इवन सब में डायनामिक और स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट है। डायनामिक और स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे कि मान लो रॉक्स आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, ठीक, फॉसे कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया या फिर कहीं पे क्या होता है वॉल्केनिक करप्शन हो जाता है, तो हो सकता है उस माउंटेन से पूछा जाए कि जो वॉल्केनिक करप्शन हुआ तो वो जो मान लो कि स्ट्रोम्बोली या फिर टिटिकाका, तो पूछेगा कि वो कौन सा रॉक है या इस तरीके से। ठीक है, या कौन से रॉक से बना हुआ माउंटेन है, इस तरीके से मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है या फिर किस तरीके का है। तो इस तरीके से वो क्या हो गया कि आपका वो डायनामिक पोर्शन है, स्टैटिक दैट इज योर रॉक, और जो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आ गए वो क्या हो गया आपका डायनामिक पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, जितनी भी कोर्सेज होंगे, ठीक, जैसे मान लो कि आपका क्या है ज्योग्राफी या फिर फिजिक्स या फिर जो केमिस्ट्री होगी जो आने वाली है एनडीए सीडीएस या सीपीएफ में, वो सारे के सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक तो वीडियोस रहेगी उसमें, वीडियोस के साथ साथ क्या होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, इन जनरल आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप क्या पढ़ते हो, आप क्या पढ़ोगे, एक तो स्टैटिक पोर्शन पढ़ोगे, उसके साथ साथ फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसके बाद फिर क्या है एमसीक्यूज पास्ट ईयर पेपर्स के और जो अभी चल रहे हैं उसके कर लगाओगे। यही सारी चीज़ें बेसिकली जनरल होती हैं, और उसके बाद फिर रिपीट और रिवाइज वो कंसिस्टेंटली चलता रहता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हम ये करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी भी होगी उसको सारे यूनिक फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि वीडियोस से हमें ये होता है कि सब्जेक्ट्स जो है ना, जैसे कि फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, इनको आप रटने की कोशिश मत करो, इन चीज़ों को विजुअलाइज करो। ठीक है, देन यू कैन रिटेन इट फॉर द लॉन्गर पीरियड। अगर आप इसको रटोगे, रटाफिकेशन करोगे, तब तो भूल जाओगे। जैसे कि आप फिजिक्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं। ज्योग्राफी को चीज़ों का विजुअलाइज कर लो, दिमाग में सारे के सारे इमेजेस रख लो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम अगर आपने क्या है कि उसके इमेजेस दिमाग में रख लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके वहीं से निकल गए। ठीक है, उसके बाद फिर एमसीक्यू वगैरह जब हम कर लेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर सेलेक्टेड नोट्स भी पढ़ लेंगे, तो फिर ऐसा कुछ पोर्शन बचता नहीं कि जो एग्जाम में ना आता हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पढ़ना क्या है और एस्केप क्या करना है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है और एस्केप क्या करना है।
तो जब भी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस के साथ साथ ये भी डिस्कस कर देंगे कि इस सिलेबस से इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है और इसको स्किप कर देना है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम पहले स्टार्ट क्या करेंगे मनी सर, पहले करिए फिर बताइए कैसे। ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, देखो ये क्या है आपका एनडीए का पूरा एग्ज़ाम का स्कीम है, ठीक है, कि इस तरीके से आपके क्या होते हैं एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। एनडीए का इस तरीके से क्या है आपका पूरा स्कीम चलेगा, ठीक है। ये जो एन है ये आई थिंक ये कुछ उस तरीके से बन गया है, ठीक है, ब्रश चल गया। अब ये क्या है कि पूरा का पूरा एनडीए का आपका जीएटी का, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ किसका, जो जीएटी पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीएटी में भी क्या पढ़ना है, बस वो ध्यान रखो कि मैथमेटिक्स जो है आपका, देखो मैथमेटिक्स को हम स्किप कर देते हैं, इंग्लिश को भी छोड़ देते हैं इसमें, ठीक। हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ जो जीएटी पोर्शन है उसको कवर करेंगे। आपको तो पता है कि मैथ आपका 300 का है, जीएटी का पोर्शन 600 का है और इंटरव्यू आपका 900 नंबर का है, कुल मिलाकर 1800 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है। तो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है जो कि कितने का है 400 नंबर का आने वाला है, उस पर हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे। और देखो इसमें जो पेपर है आपको पता है कि इसमें जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, इसमें ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं और इसमें कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी बैठेंगे, ठीक है। तो पेपर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एटलीस्ट 10 तक तो मैक्सिमम सबने स्टडी की है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। हाँ कुछ पोर्शन हैं साइंस के जो थोड़े से 11 से पूछे जाएंगे, वरना मैक्सिमम क्या है 9, 10, 11 तक के ही पोर्शन मैक्सिमम इसमें आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है यूपीएससी का पेपर एनडीए का कि साइंस का बच्चा भी कर ले, ह्यूमैनिटीज़ का भी कर ले, कॉमर्स का भी कर ले, बट फॉर दैट व्हाट यू नीड प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि साइंस वाला अगर बच्चा पेपर अपेयर करेगा तो किस तरीके से शो करना है, ह्यूमैनिटीज़ वाले और जो कॉमर्स वाले हैं अगर वो मान लो इस पेपर में अपेयर हो रहे हैं तो मैक्सिमम किस तरीके से वो जीएटी पोर्शन में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि साइंस वालों को क्या है कि चलो भाई मैथ तो वो इजीली कर ले जाएंगे, हाँ साइंस में ऐसा नहीं कि सारे के सारे बच्चे मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होते हैं, बट दे नीड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। इवन ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी जिन्होंने 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ी है वो भी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स का तो वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस वाला अगर स्टूडेंट है अगर उसे जीएटी मैक्सिमम स्कोर करना है तो वो किस तरीके से करेगा, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वालों को करना है तो वो किस तरीके से करेगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 400 नंबर का है तो 400 नंबर में आप देखो कि मैक्सिमम जो वेटेज है वो किसका है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखो साइंस पोर्शन, ठीक है। फिजिक्स का आपको पता है 25% का वेटेज है, ठीक, इसमें से, ठीक। उसके बाद फिर क्या केमिस्ट्री का 15% वेटेज और जो आपका जनरल साइंस है जिसमें कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी या फिर थोड़ी सी डिजीज़ वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें कितनी है 10%, कुल मिला के जो 45% हो गया वो किसका हो गया, ये तो इसका ही हो गया, ठीक है, सॉरी जो 50% के आसपास का जो लगभग है वो तो साइंस के पोर्शन का ही हो गया। तो साइंस वालों के लिए क्या है कि 50% तो वो यहाँ से स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन है ये भी क्या है कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो, तो मतलब क्या है 50 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, मतलब 70% तो आपने सिर्फ इन दोनों पोर्शंस को मिला करके ही स्कोर कर लिया, ठीक है। फिर क्या है थोड़ा सा आप हिस्ट्री कवर कर लो और बाकी फिर आप एमसीक्यूज कर लो, तो जिससे क्या होगा ना कि साइंस वालों के लिए स्कोर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक। आपने क्या किया कि इंग्लिश में स्कोर कर लिया, थोड़ा सा मैथ में कर लिया और 70% अगर आप कर रहे हो यहाँ से तो उसमें से अगर 60% भी यहाँ से कर ले जाते हो तो ऑब्वियस है कि 500 प्लस इजीली स्कोर कर लोगे रिटर्न में, ठीक है। बट फॉर ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन, जो ह्यूमैनिटीज़ और बच्चे जो कॉमर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस है ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है, ठीक। अगर आपने 10 तक की 9 तक की भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर ढंग से आपको दिमाग में याद है तो एटॉमिसिटी आप कर सकते हो, मॉलिकुलर मास निकाल सकते हो, न्यूटन्स के लॉ पता होंगे, लेंस आपने 10th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ढंग से पढ़नी है, थोड़ी ढंग से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि स्पीड और वेलोसिटी के थोड़े से इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े बहुत कर सकते हो, ठीक है। जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो भी ईजिली कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको लगता है कि नहीं यार साइंस पढ़े तो काफ़ी टाइम हो गया तो ये कर लो ऐसा कि इसमें आप केमिस्ट्री पूरा कर लो, ये बहुत ईजी आता है इसका।
उसके साथ साथ जनरल साइंस आप पूरा कर सकते हो, मतलब 25% आपने क्या किया, यहाँ से उठा लिया, ठीक। 20% ज्योग्राफी पूरा कर ले जाओ, ठीक है। 25% यहाँ से ले लिया, 20% यहाँ से ले लिया। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री कितने का है, 20% का है, ठीक है। करंट इवेंट्स जो है आपका 10% का। तो यू आर नाउ एट पार विद द साइंस स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट आपने भी उतना कर लिया। उसके बाद फिर इंग्लिश है, उसके बाद फिर आप मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन स्कोर कर लो। तो आप भी क्या है कि ऑलमोस्ट उनके इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसमें ये ज़रा से भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो ह्यूमैनिटीज से हूँ या कॉमर्स से हूँ, ऑल स्ट्रीम्स आर इक्वल, ठीक है। बट व्हाट यू नीड, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, ये कंसिस्टेंटली करना है आपको। अगर आप एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हो फर्स्ट से आफ्टर 1 and 2 मंथ, तो एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार MCQs तो लगा के जाने। उससे कम लगाओगे तो फिर तो कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या, देखो ये हो गया आपका 50% हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, और उसके बाद फिर MCQ और रिवीजन। ये जो MCQ और रिवीजन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना भी पढ़ लिया फिर एग्जाम में आप कितना रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको मैक्सिमम क्या करते हैं स्टूडेंट, नेगलेक्ट कर देते हैं, वो करते ही नहीं है। उनको लगता है कि हमने ये तो कर लिया, अब इसकी ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। बट सबसे पहले क्या करना है, ये आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस देखने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बस ध्यान रखना है, SBBNR, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो मतलब आप सारे के सारे जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें ईजिली पेपर क्लियर कर जाओगे। S फॉर सिलेबस, B फॉर बैक ईयर पेपर, B फॉर बुक्स, नोट्स और रिविज़न, ठीक है। सिलेबस देखो, फिर बैक ईयर पेपर देखो, फिर बुक्स परचेज करो, उसके हिसाब से फिर नोट्स बनाइए, फिर रिवीजन करिए। तो यही स्टैटिक आपका पोर्शन, और यही कंसिस्टेंटली आपको करना है। पूरे के पूरे सिलेबस में आपको ये रिपीट करना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। और सेम गोज विथ NDA, CDS और CAPF। तो अभी क्या करेंगे, इस सेक्शन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे NDA का, ठीक। जो ज्योग्राफी का सेक्शन है पहले इसको कवर कर देंगे, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का पोर्शन ऐसा है इसमें कि अगर आप NDA के लिए पढ़ रहे हो देन इट इज़ फाइन, CDS में भी काम करता है और इवन CAPF में भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स कुछ चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं, तो करंट अफेयर्स भी उसके साथ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले भी कि जो इसका ज्योग्राफी का सेक्शन है पहले उसको उठाते हैं, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से सेम चीज़ पैटर्न को, सेम सिलेबस को NDA, CDS और CPF के लिए भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अब देखो इसका क्या है कि ये ज्योग्राफी का इसका सिलेबस है, ठीक है। अब जो इसका ज्योग्राफी का सिलेबस है वो क्या कह रहा है, ये सिर्फ NDA का सिलेबस है, ध्यान रखना। NDA का सिलेबस ही इतना वेल डिफाइंड है, ना तो CPF में इसकी अच्छी से डेफिनेशन दी गई है, ना ही CDS में दी गई है। CPF में थोड़ा बहुत ही कहा गया है, उसके बाद CDS में बस इतना सा कहा गया है, व्हाट अ ग्रेजुएट शुड नो। एक कॉमन जो एक ग्रेजुएट होता है लेमन तरीके से जितनी उसकी नॉलेज होती है उतना ही आना चाहिए, तो कोई डेफिनेशन नहीं है। बट क्या है कि पास्ट ईयर के पेपर अगर आप देखते हो तो उसमें लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें NDA में भी आ रही हैं, सेम चीज़ CPF में भी आ रही हैं, ठीक है। और NDA, CDS, CPF में ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अल्टरनेट करके पूछता है और रिपीटेड होता है। अगर मान लो CDS में आ रहा है सेम क्वेश्चन आपको CPF में मिलेगा और सेम क्वेश्चन आपको CDS में मिलेगा। हाँ, इट डिपेंड्स कि जो टॉपिक है उसका वेटेज बदल जाता है। जैसे मान लो कि NDA में अगर क्वेश्चन ज़्यादा रॉक से आ रहे हैं तो हो सकता है कि CPF में ज़्यादा टाइम से पूछा जा रहा हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से पूछा जा रहा हो, या CDS में हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर से हो, ठीक है। इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए, जो एग्ज़ाम आप क्लियर करने जा रहे हो, ठीक है। अब ये जितना देख रहे हो यू कैन सी इनके शकल कैसे बने हुए हैं, ठीक है। प्रियांशु, निखिल और मनीष, ये ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ना नहीं चाहते, बट अब क्या करोगे, सिलेबस इतना ज़्यादा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दे आर आस्किंग सम मर्सी, तो ऐसा हो नहीं सकता। देखो इसमें क्या है कि द अर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका शेप और साइज़ किस तरीके का है, ठीक। यहाँ से आपको हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले क्वेश्चन से ज़्यादा क्या आता है, या तो लैटिट्यूड्स के बारे में पूछेंगे, अलग अलग हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, या फिर उसमें जो सेल बनते हैं फेरल सेल, हेडली सेल पूछे गए एग्जाम में, वो पूछा जाता है, या फिर इससे कुछ टाइम के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, अर्थ, उसका शेप और साइज़ कैसा है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड,
उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम कब इवॉल्व हुआ वो नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हमें सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, टाइम बेसिस पे क्वेश्चन। फॉर से लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड का आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो पता हो, ठीक है। अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ देखो दो तरीके से मूव करती है, एक तो रोटेट करेगी अपने एक्सेस पे, एक रिवॉल्व करेगी, ठीक है। तो अर्थ का जो मूवमेंट है उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, डे नाइट, इस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, ठीक। फिर हमें थोड़ा सा बिग बैंग, और उसके बाद फिर नेबुलर हाइपोथेसिस, और फिर उसके बाद जो कुछ अलग अलग थोड़ी सी फिलोसफीज़ हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे इसमें। एक्चुअली आप में ज़्यादा फिलोसफी नहीं है, फिलोसफर्स के नेम्स हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये फिलोसफीज दी, ठीक है। रॉक्स और उसके क्लासिफिकेशंस जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। वेदरिंग, मैकेनिकल एंड केमिकल। वेदरिंग जो होती है पत्थरों का टूटना फूटना या फिर माउंटेन्स का इरोजन, तो केमिकल किस तरीके से होती है, फिजिकल किस तरीके से होती है, उसके एग्जांपल्स आप ज़्यादा जो देखेंगे इसमें क्या है, इसके एग्जांपल्स ही आते हैं। उसके बाद फिर अर्थक्वेक और वॉल्केनोज। देखो अर्थक्वेक और वॉल्केनोज क्या है ना कि आप स्टैटिक पोर्शन में तो आपने इसको कवर कर लिया, मगर कंसिस्टेंटली वॉल्केनोज और अर्थक्वेक बहुत ही डायनामिक पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आप वहाँ से क्या है कि उसके एग्जाम्पल उठा करके इसमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मान लो कि टिटिकाका लेक है और पूछा कि किस टाइप का वॉल्केनो है, ठीक है, या स्ट्रोम्बोली है तो वो एक्टिव है, डेड है, या फिर किस तरीके का वॉल्केनो है, ठीक है, या फिर मान लो कहीं अर्थक्वेक आया था तो वो किस वजह से आया था, ठीक। तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक और ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ओशन करंट एंड टाइड्स, इससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लवेबल क्वेश्चन ऑफ पोर्शन फॉर द यूपीएससी, फॉर इंडिया ऑल्सो। दे कंसिस्टेंटली आस्क क्वेश्चन सच लाइक कि स्ट्रेटोस्फेयर, या एरोप्लेन कहाँ उड़ती है, ठीक है, या फिर सेटेलाइट, या फिर ये जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है ये कौन से लेयर से होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें बनी हुई है, किन चीज़ों से बना हुआ है। टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लैनेटरी इवेंट्स, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें। टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेजर नेचुरल रीजन्स, ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब देखो क्या है कि ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है आपका वर्ल्ड का है, ठीक। अब जब ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे उसका एप्लीकेशन आपको किसके ऊपर करना है, इंडिया के ऊपर, कि रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जैसे कि क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से मेजर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया के जितने भी मिनरल और जो पावर रिसोर्सेज हैं, फॉर से माइंस कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मैप में क्या होता है आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से लोकेट करने को दिया जाता है, ठीक है, कि आपको इनको अरेंज करना है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जो बेल्ट है इंडिया में वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सी पोर्ट्स और उसके बाद मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक, इंडिया किन किन चीज़ों का मेजर इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। अब ये तो पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। अब इतना पूरा सिलेबस पढ़ने वाले जो मनीष, निखिल और ये जो प्रियांशु है, अभी सोचेंगे तो हमें पूरा पढ़ना है। अब पूरा पढ़ना है तो ऑब्वियस है ये, तो इसमें से आप पूरा पढ़ लोगे तो इसमें से 100 अगर यूनिट है, 100 के 100 कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। इसमें से करना क्या आपको, ऐसे पढ़ना है कि आपको एटलीस्ट क्या है कि 80 to 90% आप स्कोर कर ले जाओ ईजिली, ठीक है। अब जितना टॉपिक है इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि कभी क्वेश्चन बहुत कम आएंगे या रेयरली आएंगे, ठीक है। जैसे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के क्वेश्चन बहुत कम देखने को आते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन के क्वेश्चन थोड़े से कम आएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ठीक। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, अब देखो रॉक से भी क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, पहले तो हमें ये पता करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन हमें कहाँ से देखने को मिलेगा और सबसे पहले टॉपिक हमें कौन सा कवर करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा पास्ट ईयर पेपर से। तो पास्ट ईयर्स के पेपर्स क्या हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है सिलेबस देखने के बाद। जैसे सिलेबस देख लिया आपने, फिर पास्ट ईयर्स के पेपर आपने देखना स्टार्ट कर दिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अब पास्ट ईयर पेपर्स में सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम से आया है, ठीक है।
ऑरिजिन ऑफ अर्थ, उससे जुड़े जो फिलोसोफर हैं उसके नेम। उसके बाद फिर क्या है कि वेदरिंग से क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनो से है, ओशन करंट टाइड्स और एटमॉस्फेयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्लेनेटरी विंड्स, अलग अलग टाइप के जो विंड्स होते हैं, साइक्लोन उनके नेम, एंटी साइक्लोन का कॉन्सेप्ट, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, पर्सिपिटेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये तो हर बार इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ठीक है। अगर मान लो कि ये कुल मिलाकर के 12 टॉपिक हैं, अगर 12 टॉपिक है तो 12 में से 8 टॉपिक आपको क्या करना है, सबसे थॉरोली प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, सेलेक्टिव अप्रोच, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उसको तोड़ लेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर बाकी टाइम बचा तो देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या और छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 8 टॉपिक हैं इसी में से सबसे इंपॉर्टेंट जो 8 टॉपिक्स हैं पहले इसको कवर करेंगे, जो हेल्प करेगा हमें CDS में, NDA में और CAPF में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन 8 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें से, जैसे हमने अभी NDA का सिलेबस देखा, ये थोड़ा सा CPF का जो सिलेबस है थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, क्योंकि जो स्टूडेंट्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF एंड CDS, ये वीडियोज़ उनके लिए भी होंगी। देखो इसमें इनका क्या है कि जो जनरल साइंस है, अब इसमें क्या है कि जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्परामेंट और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन और एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फेनोमेना, मतलब डेली लाइफ में जो आप एक्टिविटीज़ देखते हो, ठीक है। जैसे पूछा गया कि प्लाज्मा के एग्जांपल्स बताओ, ठीक। उसके साथ साथ जैसे मान लो कि सनलाइट पूछा गया, सन है, या फिर क्या है कि ये ट्यूबलाइट है, या इनसे पूछा गया प्लाज्मा कहाँ पे है, ठीक है। उसके साथ साथ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ठीक है। या फिर जो भी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में हम देखते हैं, उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। ये CPF का है। इवन CDS वाले बच्चे भी अगर थोड़ा सा इस चीज़ों को लेकर के चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें हम ये जो सेकंड पेपर है इसको डिस्कस नहीं करेंगे, व्हाट वी विल डिस्कस जस्ट द फर्स्ट पेपर फॉर CAPF, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि IT जो टेक्नोलॉजी है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो और एनवायरनमेंट साइंस, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ही पता निकालना पड़ेगा। और ये कहाँ से पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये क्या आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स मैगजीन से ही उठाना है, ठीक है। मैक्सिमम जो साइंस वाले क्वेश्चन है वो आप इस वीडियो से सारे के सारे पता चल जाएंगे। आपको वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसी और बुक को रेफ़र करने की, क्योंकि मैक्सिमम ये जो डिज़ाइन किया गया है या फिर जो आपके लिए वीडियोस लाए गए ये बहुत थॉरोली प्रिपेयर किए गए। और अगर हमारे टाइम में ऐसा मिला होता तो हमने तो काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर लिए होते हैं, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद द क्वेश्चंस विल बी टेस्टेड कैंडिडेट अवेयरनेस। अब देखो इसमें क्या है कि CPF के जो बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, वो क्या करनी है कि UPSC प्रीलिम्स, CDS और CPF तीनों क्वेश्चंस को अल्टरनेट रख करके प्रिपेयर करना है। फर्स्ट से आपने एक बार CDS दे दिया, फिर आपने अगला ही पेपर उठा के CPF दे दिया, और उसके साथ साथ UPSC प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन उठा लिए। अब ये मत सोचना कि आप UPSC प्रीलिम्स देने जा रहे हो या फिर मेंस देने जा रहे हो, ठीक है। हाँ, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कभी कभी इसमें पूछे जाते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ में काफ़ी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इस तरीके के। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जिसका इम्पैक्ट इंडिया पड़ता हो, इंडियन सोसाइटी पड़ता हो, या इंपॉर्टेंट हो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करनी है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चल जाएगा आपको न्यूज़पेपर से। और ध्यान रखना है चीज़ NDA और CDS वाले, सबसे पहले चीज़ क्या करनी है आपको ना, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो स्टैटिक पोर्शन है, आई एम सेइंग फॉर ऑल दिस ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो NDA का हो, CDS का हो या CPF का हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना स्टैटिक पोर्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन करने के बाद ही आप क्या करोगे, डायनामिक पे जाओगे, ठीक है। डायनामिक व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स करंट अफेयर्स, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया, उसके बाद ही आप डायनामिक पे जाओगे, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन मान लो कि आपका 60% कवर करता है, तो 40% जो आपका कवर करेगा वो डायनामिक पोर्शन ही करेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको पता भी चल जाएगा कि अगर मान लो कि महात्मा गांधी का सिक्का RBI ने छापा है तो उनके कौन से बर्थ डेट पे छापा है और किस वजह से छापा है, ठीक है। मान लो दांडी मार्च को 100 साल पूरे हो गए या 200 साल पूरे हो गए, तो उस पर एक कॉइन आ जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, दांडी मार्च, ठीक। सॉल्ट सत्याग्रह पे अगर मान लो कि कोई सिक्का छाप दिया गया या फिर कोई स्टैम्प निकाल दिया गया, तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, सॉल्ट सत्याग्रह,
ठीक है, इस तरीके से। अब इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक का जो रोल है वो CDS और CPF में तो ज़्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा पोर्शन इसमें ज़्यादा आ जाता है कि पबैट किस तरीके से इसमें पढ़ा जाता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज़ और ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स, मतलब जितने भी इंडेक्सेस हैं वो कवर करने हैं, ठीक है। अब ये जो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी के लिए आप क्या करोगे कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हो तो वेल एंड फाइन, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हम यहीं कवर कर लेंगे वीडियो में। ये वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे आप NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CDS के लिए, CPF के लिए, इतने थॉरली डिज़ाइन किए गए कि आपको ना तो बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और ना ही आपको MCQs के लिए कहीं भागना दौड़ना पड़ेगा। इवन PDF के नोट्स भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक, तो यहीं से सारा चीज़ कवर कर ले जाओगे। हाँ, बट वॉट यू नीड अ पेपर एंड अ पेन कि जिसमें आप चीज़ों को नोट कर सको, या वो भी नहीं करना तो आप कंसिस्टेंटली वीडियोज़ को प्ले कर सके, बैक करके फिर से प्ले बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए क्या करना है इनको, अगेन यही वीडियोस देखने। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखो इसमें क्वेश्चन बहुत इस तरीके से लिखा है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, कि इंडिया का सोशल बैकग्राउंड कैसा था, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके एजेंडाज और इस सारी चीज़ें, उसके साथ साथ की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, इन 3 चीज़ों के आसपास ही घूमेगी, ठीक है, हिस्ट्री। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट जो CPF में साफ साफ कहा गया है, जो कि CDS में नहीं कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट ये ज़्यादा फोकस करेंगे, और सेम चीज़ आप देखोगे कि ये क्या है NDA में भी कहा गया है बट CPF में नहीं, CDS में नहीं कहा गया, तो इन्हीं के बीच का CDS कहीं आता ही FS स्टैंड करता है। तो अगर आप CDS दे रहे हो तो आपको NDA के ज्योग्राफी के पोर्शन थोड़े से कर लेने हैं, और ज़्यादातर पोर्शन आपको करना है किसका, CPF का। CDS का जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगेन ये तो हम NDA में ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम NDA का जो सिलेबस है और जो NDA का जो पोर्शन है, ठीक है। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखना कि अर्थ को हम जब भी पढ़ेंगे तो एज ए मैग्नेट पढ़ेंगे। उसके साथ साथ क्या है कि इसमें हमें ये देखो, आप ये जैसे लाइन ये देख पा रहे होगे, ये वाली, ये जो इस तरीके कैसे लाइन गई है, इस तरीके से, इसी को हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं। तो हमारा मेन इंटेंशन ये है कि अर्थ का डायमेंशन जानने से कि हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पढ़ लें, उसके साथ साथ जोग्राफिकल जो इंडिकेशंस हैं, लोकेशंस हैं, वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि ये जितने भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से इनके बीच में जो आने वाले जो प्लेसेस हैं उसको इजीली लोकेट कर सकें एग्रीकल्चर के हिसाब से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से, ठीक है, और विंड कल के दिन पढ़ेंगे तो भी काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक। तो इसलिए क्या है कि इसका डायमेंशन और डिस्टेंस और सारी चीज़ें पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, ये फिर जो भी नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, अर्थ से जुड़ी हुई मैक्सिमम जितनी चीज़ें हैं उसको फटाफट कवर कर लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे इसका जियोइड है, ठीक। उसके बाद ये सारे के सारे नोट्स होंगे आपके साथ। ये नोट्स क्या है कि आपको खुद करने हैं, ठीक है। अर्थ का शेप पढ़ने के बाद सी इवन आइंस्टाइन इज ऑल्सो कन्फ्यूज व्हाट काइंड ऑफ शेप डज अर्थ हैव, तो कन्फ्यूज़न के मारे उसने तो भाई बियर पीना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर क्या है कि जितनी भी जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, जैसे कि अब ये ऑटो और ये जो साइंटिस्ट के जो नेम्स हैं, ऑटो स्मिथ्स, ठीक। उसके साथ साथ क्या है कि जैसे ये एडविन हबल है, इनके कुछ नाम ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे ये नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, तो पता है कि म्यूलकांत ने दिया, कब दिया, 1976 में दिया। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि इससे जुड़े देखो, आप देखो कुछ MCQs भी आ जाएंगे इसमें, ये MCQs भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो भी कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर जुड़े हुए जितने भी नोट्स हैं, साथ साथ में मैं आपको नोट्स भी देता जाऊंगा जिसको हम कवर भी कर लेंगे साथ में। अगर आप चाहो तो वीडियो रोक करके इसको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जियोइड, शेप, स्ट्रक्चर, टाइम की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर करते हैं। हाँ, अभी तक के जितने भी वीडियोज़ थे उसमें जितने भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा, बॉक्स होगा, उसमें आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, वी विल डू अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।